गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सारा देश और कहूँ कि सारा विश्व इस वक्त कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन से जूझ रहा है और ऐसे में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि आपकी क्लासेस बजाय क्लासरूम के आपको घर पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपको बेनिफिट हो रहा होगा निश्चित रूप से इनसे, बस आपको मिस ज़रूर किया जा रहा है क्योंकि जो आमने सामने इंटरेक्शन होता था आपका और हमारा वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, तो निश्चित रूप से आप इन वीडियोस के माध्यम से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे और जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं किसी भी टॉपिक में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हों, स्पेशली मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं तो आप वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स या वीडियो की क्वालिटी के ऊपर आप अपने विचार रख सकते हैं। मैं सुशांत शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और टॉपिक चल रहा था अपना रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको अपन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। पिछली क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को अपन ने डिवाइड किया था थ्री पार्ट्स में, और वो 3 पार्ट्स थे अपने। फर्स्ट पार्ट था आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसी को अपन बोल सकते हैं ब्रीथिंग। देन सेकंड था अपना गैसियस एक्सचेंज, और थर्ड था अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। लास्ट वीडियो में अपने पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर कहें कि ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज को काफ़ी डिटेल में देखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास से जोड़ने के लिए या कहूँ कि इस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करने के लिए इन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। हालांकि पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली क्लास यानी कि पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, जिससे आप इस टॉपिक के साथ जुड़ सकें। वीडियो का लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पहले आप ये वीडियो देखें पिछला वाला, जिससे कि आप इसके साथ मैच कर सकें। अब स्टार्ट करते हैं अपन। पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग का मतलब था कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये कहती थी अपनी कि एयर को इनहेल करना और एयर को वापस से एक्सहेल करना, ये कहलाता था अपना रेस्पिरेशन। सिंपल वर्ड्स में कहा था रेस्पिरेशन, वरना रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो ये थी कि द सेल्यूलर या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बनिक मटेरियल और न्यूट्रिशनल फूड in which chemical energy in release in the form of ATP is known as respiration। बट सिंपल वर्ड में अपन यही कह सकते हैं कि एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना, और वही डेफिनेशन किसकी है? ब्रीथिंग की। एक बार इनहेल करना और एक बार वन टाइम एक्सहेल करना, ये क्या कहलाएगा? वन ब्रीथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वन ब्रीथ कहलाएगा। अब ये जो वन ब्रीथ थी यानी कि ब्रीथिंग प्रोसेस है, वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी अपनी। फर्स्ट इंस्पिरेशन और सेकंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को अपन ने डिटेल में देखा था। एयर को इनहेल करना यानी कि एटमॉस्फेयर से एयर का बॉडी के अंदर एंटर होने की जो प्रोसेस थी वो तो थी आपकी इंस्पिरेशन, और उसी तरीके से एयर का बॉडी से एटमॉस्फेयर में रिलीज होने की जो प्रोसेस थी वो थी अपनी कौन सी? एक्सपिरेशन। फिर बाद में अपन ने देखा था गैसियस एक्सचेंज, तो उसके लिए अपन ने बात की थी कि रेस्पिरेटरी पाथ के द्वारा एयर आपकी इंस्पिरेट हुई अंदर और लास्ट में पहुंची थी कहां पे? एल्वियोलाई में। और इधर आपका मैं कहूं कि बॉडी ऑर्गन्स, तो बॉडी ऑर्गन्स में कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन प्रोसेस के चलते CO2 का जो अमाउंट था वो तो क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था। प्रोडक्ट फॉर्म में CO2 बन रही थी लगातार, इस वजह से CO2 अमाउंट इंक्रीज होता है।
जबकि O2 अमाउंट रेगुलरली क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। वाइल जो एयर अपन ने क्या है इंस्पिरेट किया, फ्रेश एयर है, उस फ्रेश एयर में CO2 का जो परसेंटेज है वो काफी कम यानी कि 0.03% था। तो इसका मतलब CO2 कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लेस है, जबकि ऑक्सीजन अमाउंट 21% था। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि O2 कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। फिर यहाँ पे अप्लाई किया था अपन ने लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और लॉ ऑफ डिफ्यूजन अपना कहता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि मैटर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे कोई सा भी मैटर हो, स्पेशली गैसियस मैटर के लिए बात करें तो मूवमेंट बहुत फास्ट होगा। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर इट टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अपन को दिख रहा है यहाँ पे कि CO2 कंसंट्रेशन बॉडी ऑर्गन्स में यानी कि टिश्यूज में काफी कम हो गई है, सॉरी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। रीजन क्या था, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है और O2 कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। जबकि फ्रेश एयर जो अपन ने इंस्पिरेट की है उसमें O2 कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, CO2 कंसंट्रेशन काफी कम है। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर इज टेक्स प्लेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन। इधर अपन देखें CO2 कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो बॉडी ऑर्गन्स यानी टिश्यू से CO2 तो आएगी किधर, एल्विलाई की तरफ। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन जाएगी किधर, एल्विलाई से टिश्यूज में यानी कि बॉडी ऑर्गन्स में। अब यहां पे देखेंगे अपन की बदली हुई कंडीशन क्या होगी, CO2 कंसंट्रेशन एल्विलाई में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जबकि O2 कंसंट्रेशन, बदली हुई कंडीशन की बात कर रहा हूं आफ्टर दिस, अब क्या नई कंडीशन, जबकि O2 कंसंट्रेशन क्या हो गई, लेस हो गई। वाइल जो आपका टिश्यूज हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, यानी कि स्पेशली किस में जाएगी, ब्लड में जाएगी, तो CO2 कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो गया, दोबारा से कम हो गया और O2 कंसंट्रेशन क्या हो गया, रिच हो गया। अब ये टिश्यूज के बीच जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है एक तरीके से मैं कहूं, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, CO2 का अमाउंट काफी कम है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां तक पहुंचेगा, इसके टारगेट ऑर्गन यानी कि सेल्स तक पहुंचेगा। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। ये कंडीशन है यहां पे, जहां पे क्या है, O2 तो रिच है और CO2 का लैक ऑफ CO2 एंड रिच ऑफ O2। वाइल जो सेल्स हैं जहां पे सेल्यूलर ऑक्सीडेशन चल रहा है यानी कि रेस्पिरेशन चल रहा है, वहां पे O2 कंसंट्रेशन क्या है, लेस, और CO2 कंसंट्रेशन क्या है, मोर। अब वही कहानी जो यहां पे हुई थी, ठीक सेम फिनोमिनन कहां पे होता है, सेल्स और इन ब्लड वेसल्स के बीच, सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच। सेल्स यानी O2 ब्लड वेसल से कहां जाएगी, सेल के अंदर जाएगी, और सेल से CO2 कहां आएगी, इन ब्लड वेसल्स के अंदर आएगी। तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज रेगुलरली चलता रहता है। इस जगह को बोलते हैं अपन एक्सटर्नल गैसियस एक्सचेंज। दो जगह पे गैसियस एक्सचेंज होता है, एक तो एल्विलाइज और ब्लड टिश्यूज के बीच, या कहूं कि टिश्यूज के बीच। दूसरा इंटरनल गैसियस एक्सचेंज जो होता है ब्लड वेसल्स और सेल के बीच। तो दोनों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक बच गया था कल अपना, वो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखते हैं किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन शो करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ दो गैसेस का, वो है आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखें थर्ड टॉपिक यानी कि मैकेनिज्म का लास्ट पॉइंट बचा अपना, कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो यहां पे अपने को दो गैस जो रेस्पिरेशन में काम आ रही हैं वो है आपकी ऑक्सीजन और CO2, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन अपने को शो करना है। तो पहले देखते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 का ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं कहूंगा आपसे कि O2 इज ट्रांसपोर्ट इन टू फॉर्म्स। O2 का ट्रांसपोर्टेशन कितनी फॉर्म में होता है,
टू फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट देखते हैं अपन कौन सी है। फर्स्ट है अपना इन द फिजिकल सॉल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन। फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखते हैं कितनी ऑक्सीजन, जो बॉडी में टोटल ऑक्सीजन है उसका कितना परसेंट फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैं कहूंगा कि 2 to 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन। यानी कि टोटल रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी उसका कितना 2 to 3% ऑक्सीजन इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। सेकेंड है आपका इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म है। अब जो रिमेनिंग आपका टोटल ऑक्सीजन का अमाउंट है वो सारा का सारा किस फॉर्म है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसफर होगा और वो अमाउंट हो गया आपका 97 to 98%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 97 to 98% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। देखते हैं कैसे। सबसे मैं कहूंगा कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है और बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन one hemoglobin molecule combined with the 4 molecules of oxygen and form oxyhemoglobin, and in this form of oxyhemoglobin oxygen is transport। यानी कि मैं कहूंगा कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर के एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और मैक्सिमम ऑक्सीजन इसी फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती ब्लड में, यानी कि फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, बल्कि उसे कंबाइंड फॉर्म में बंधना होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। नाउ वी सॉ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है तो वो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन 2 फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। फर्स्ट था आपका इन द फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म, और सेकंड था आपका इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑन द अदर हैंड अपन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 3 फॉर्म में होता है। वो 3 कौन कौन सी है, तो पहली फॉर्म तो वो सेम है आपकी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन। फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में तो अबाउट 5 to 8% ऑफ CO2 इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन। 5 to 8% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। और सेकंड अपन बात करें इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में कितनी ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी, वो 10 to 15%। 10 to 15% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। यानी कि लगभग मैं कह सकता हूं कि 25% के करीब ऑक्सीजन CO2 किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, इन 2 फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। लेकिन सबसे मेन जो बात है अपनी वो थर्ड पॉइंट है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स फॉर्म में अब जो रिमेनिंग सारी की सारी CO2 है वो यानी कि 70 to 80%। 70 to 80% ऑफ CO2 इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्म। मैक्सिमम CO2 का ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। यदि कोई क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में ऑप्शनल पेपर और स्पेशली पूछा जाए कि
CO2 का ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर कौन सा टिक होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। अब बात करते हैं कि बाइकार्बोनेट फॉर्म में किस तरीके से CO2 ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ब्लड में मौजूद वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करता है। वाटर और CO2 के रिएक्शन से एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं अपन H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होता है, और आप जानते हैं कि जब एसिड का डिसोसिएशन होता है तो वो H आयन रिलीज करता है और साथ में बनेगा आपका HCO3-। फर्स्ट ऑफ ऑल, water molecules and carbon dioxide molecules react with each other and form the carbonic acid H2CO3. Now H2CO3 is become dissociate into H ion and bicarbonate ion. ये जो HCO3 आयन है आपका, ये HCO3 आयन को ही अपन क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, या फिर इसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका बाइकार्बोनेट तैयार हो गया। अब अपन जब ब्लड पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ेंगे, तो वहां पे एक ब्लड प्लाज्मा आएगा और ब्लड प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक आयंस आएंगे। उन इनऑर्गेनिक आयंस में सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो कार्बन H2CO3 है, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना किससे था, CO2 से। तो इसका मतलब शुरू में CO2 क्या थी, फ्री फॉर्म में थी। फ्री फॉर्म में होने के बाद ये बनाती है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड बनाने के बाद इसका डिसोसिएशन हो जाता है बाइकार्बोनेट और H आयन में। यानी कि जो आपकी CO2 थी वो अभी भी किस फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन इसको सीधे ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता अपने टारगेट ऑर्गन तक। फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि ब्लड प्लाज्मा में जो आपके आयंस मौजूद हैं, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस, उनके साथ ये आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। किस तरीके से, जैसे मैं कहूं कि सोडियम आयन है प्लस HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन है, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी तरीके से यदि अपने पास पोटेशियम आयन होता तो पोटेशियम आयन क्या करता, इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता और बनाता अपना KHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, वाइल ये बन गया आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में CO2 का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और इस फॉर्म में ही ये ब्लड के थ्रू क्या है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। फटाफट से देखें अपन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फर्स्ट था आपका इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, 5 to 8% CO2 इस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सेकंड था अपना इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 10 to 15% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एंड थर्ड था अपना इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो 70 to 80% यानी मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट्स फॉर्म में। किस तरीके से, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होता है किसमें, H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। यह बाइकार्बोनेट आयन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट आयंस के साथ रिएक्ट करता है और मेटेलिक आयन बनाता है या मेटेलिक बाइकार्बोनेट बनाता है। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस फॉर्म में CO2 मौजूद है, CO2 थी, यहाँ CO2 है, इस फॉर्म में है, यहाँ CO2 है और यहाँ CO2 है। तो CO2 इस फॉर्म में क्या होती है, ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होती है। यानी कि एल्विलाई से और सेल तक इसका जो पहुंचने का मीडियम होगा वो मैक्सिमम किस फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट्स फॉर्म में होगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस हो आपके वो भी कैरी कर सकते हैं।
दोस्तों 2 टॉपिक अपने क्लियर हो चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन अब अगला जो टॉपिक है अपना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं अपन, और वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम।